नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। डियर, आज की इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक के सिलेबस के बारे में। डिटेल से चर्चा करेंगे इसका सिलेबस कैसा है और साथ ही इसके बारे में भी जानेंगे कि इसके इन बिटवीन द लाइंस कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली सिलेबस कैसा होता है। ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड सिलेबस है। यूपीएससी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है हर वर्ष यूपीएससी उसे अपने नोटिफिकेशन के साथ रिलीज करती है, यानी कि आपको ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन देखना है तो आपको ऑफिशियल अगर सिलेबस देखना है तो यूपीएससी के नोटिफिकेशन में वो मेंशन होता है। ठीक है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और स्वयं भी इसे देख सकते हैं। बाकी मैं डिटेल में आपको समझाने तो वाला ही हूं। दूसरी चीज है, यहां ध्यान दीजिए, मैं मानकर चलता हूं कि आप सभी को इसका नॉलेज है कि एग्जैक्टली यूपीएससी के सिलेबस में ऑप्शनल किस प्रकार से जो है वो इंपॉर्टेंस प्ले करता है। नटशेल कहूं तो ऑप्शनल का एक पेपर अकेला एक सब्जेक्ट 500 मार्क्स कंटेन करता है। 500 नंबर का ये पेपर होता है और इन 500 मार्क्स में से 250 नंबर के दो पेपर्स होते हैं। सब्जेक्ट एक ही होता है, पेपर दो होते हैं। ठीक है, हर एक पेपर में ईच पेपर में आपको 8 क्वेश्चंस दिखेंगे, मतलब ईच पेपर कंटेन्स 8 क्वेश्चन, 8 प्रश्नों को वो रखता है। 8 में से आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। देखो, हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता हो, तो भाई थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें, थोड़ा सा एक बार क्लियरिटी आ जाए दिमाग में, बिकॉज इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट तो होता ही है। पहली बात, हर एक पेपर 250 अंकों का है, हर एक पेपर में 8 क्वेश्चन है, हर पेपर से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, 5 क्वेश्चन ईच पेपर से। इन दोनों के लिए अलग अलग 3 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 हर एक के लिए आपको 3 घंटे का सेपरेट समय मिलेगा। सो डोंट वरी, आपको एक साथ सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब पहली बात है दैट हर एक से जो आप 5 प्रश्न अटेम्प्ट करोगे, तो यहां देखिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से 8 प्रश्न हैं। इन 8 प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 5, यहां पर भी प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 5 6 7 8 इसमें से 1 और 5th क्वेश्चन दोनों ही पेपर में शॉर्ट नोट का क्वेश्चन होता है। यह अनिवार्य क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चंस हैं 1 5 ये जो है अनिवार्य क्वेश्चन होते हैं, मैंडेटरी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 5 प्रश्न दिए गए थे आपको सॉल्व करने के लिए, जिसमें से 2 प्रश्न अनिवार्य की कैटेगरी में डाल दिए गए। पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड बात है, रिमेनिंग जो 3 प्रश्न है आपको वो इन 6 प्रश्नों में से अटेम्प्ट करने हैं। यहां से आपको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और यहां से भी आपको 3 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अब इसका ध्यान रखिएगा, ये जो 3 प्रश्न आप अटेम्प्ट करोगे ये एक ही खंड से तीनों नहीं हो सकते। दोनों ही पेपर में पार्ट 1 पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में पार्ट ए पार्ट ई का क्लासिफिकेशन होता है। आपको ध्यान रखना है, आप एक ही पार्ट से पूरे तीनों क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको 2 और 1 का रेशियो मेंटेन करना है। सिंपल सा है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। पेपर नंबर 2 में भी ऐसा ही है, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है, आपको ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अनिवार्य हैं। बचे हुए 6 प्रश्नों में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन तीनों के तीनों एक ही खंड से नहीं हो सकते। ये खंड अ है, यानी कि ए है, बी है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, अब इसका भी ध्यान रखें कि ये जो 2 अनिवार्य क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनमें एक प्रश्न के अंदर 5 शॉर्ट नोट होते हैं। ठीक है, हर एक में एक प्रश्न के अंदर 5 शॉर्ट नोट होते हैं। कुल मिला के 10 शॉर्ट नोट आपको लिखने होते हैं और हर एक शॉर्ट नोट जो है वो 150 शब्दों की सीमा में आपको लिखना होता है, यानी कि ईच एंड एवरी शॉर्ट नोट हैव टू बी इन अ 150 वर्ड का मैनर। ठीक, इसमें एक और बात, ये सभी में होता है, मतलब ये केवल ज्योग्राफी में नहीं है, ये सभी ऑप्शंस में है, सेम चलता है। लेकिन ज्योग्राफी में विशेष ये है कि पेपर नंबर 2 में मैपिंग आती है शॉर्ट नोट के बजाय, तो हमारे लिए ये काम थोड़ा सा और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ऑप्शनल पढ़ते समय 2D मैपिंग 3D मैपिंग ये सारी चीजें बहुत सारी प्रैक्टिस कर जाते हैं, तो हमारे लिए काम आसान भी होता है और हमारे सिलेबस को थोड़ा जो है वो असिस्ट भी करता है। चलो अब देखो भाई,
मैं यहां से सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं यार, यानी कि डायरेक्टली आपको कहूं कि ये देखिए ये सिलेबस है और सिलेबस सुनना शुरू करो और उसे डिकोड करना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि आप ऐसे कवर कर नहीं पाओगे ज्योग्राफी, ठीक है। मतलब आप सोचो कि भाई सर हम सिलेबस उठाएं और उठाकर उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो डियर ये तो एकदम रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने इसे इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करी तो आप एक ही बात को दो बार पढ़ रहे होगे। यानी कि एक बार आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे, फिर भारत का भूगोल पढ़ोगे, भारत में भी भौतिक भूगोल है और भौतिक भूगोल में भी भौतिक भूगोल है। सो ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊं तो हम अक्सर करा करते हैं, जैसे अगर मैं इन बैचेस की बात करूं तो ये ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक के जो है वो बैचेस हैं। हिंदी माध्यम के लिए विशेष बैच है, ये संपूर्ण बैच है। इस बैच में जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं उसी तरीके से हम इसे कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये बैच जो है स्टार्ट होता है 14,999 की कॉस्ट से, बट एक चीज ध्यान रखिए, इस बैच में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन विच इज गोल्ड, अनदर वन इज प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑप्शन के साथ आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और जीएस की ज्योग्राफी के सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जीएस ज्योग्राफी के सारे नोट्स के साथ ये बैच अलग है और सिर्फ ऑप्शनल, और वो भी एब्सोल्यूट कंप्लीट सब कुछ इज इन दिस बैच, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। 14 फरवरी से इनमें क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी और इसका भी ध्यान रखिएगा कि इन बैचेस में आपको विशेष सुविधा मिलेगी कि आप सिलेबस को कवर करने के बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो, अब जिन बैचेस की मैंने बात बताई उन बैचेस में हम सिलेबस को एग्जैक्टली कवर कैसे करते हैं और इसमें एग्जैक्टली सिलेबस में हैं कौन कौन से टॉपिक, पहले आइए इसे देख लेते हैं। देखो, सिलेबस में 20 यूनिट दी गई हैं, यानी कि यहां पर आप देखिए आपको दिखाई देगा 20 यूनिट्स हैं, ठीक है। 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट और 5 यूनिट 20 यूनिट्स हैं। अगर आप यूनिट वाइज पढ़ोगे या पेपर वाइज पढ़ोगे तो डियर आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक। वाई? बिकॉज पेपर वाइज पढ़ने पर आपको चीजें रिपीट होंगी। अब मैं आपको बताऊं, बजाय पेपर वाइज पढ़ने के आप इसे टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में 8 बेसिकली टॉपिक हैं, ठीक। सबसे पहले आपको दिखेगा भू आकृति विज्ञान, देन मैं एक बार इसे सारा मेंशन कर देता हूं और फिर हम आपसे बात करते हैं। जलवायु विज्ञान, देखिए ये कुछ चैप्टर्स हैं। कुल मिला के अगर मैं काउंटिंग आपके सामने स्टार्ट करूं तो यहां ध्यान से देखिए, आपको यहां दिखाई देगा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, ये 3 चैप्टर्स हैं। इसके पश्चात पर्यावरणीय और जीव भूगोल, ये एक चैप्टर है। मानव का भूगोल, और इसमें मानव भूगोल के अंदर आप जो है वो जनसंख्या भूगोल भी पढ़ते हो, ठीक है। मतलब यहां पर जनसंख्या भूगोल भी एडेड होता है, ठीक। इसके बाद आर्थिक भूगोल में आप कृषि भी पढ़ते हो, संसाधन भी पढ़ते हो और उद्योग भी पढ़ते हो। मतलब आर्थिक भूगोल में ये 3 मेजर सेक्शन है। इसके बाद थोड़ा बहुत नियोजन वगैरह आता है, थोड़ा बहुत इसमें जो है वो आपके सांस्कृतिक भूगोल के आसपास की चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। यहां पर आप मेंशन कर सकते हो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और रिसोर्सेस। भारत के भूगोल में भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल सब कुछ आता है और ये सब कुछ आप डिटेल में यहां पढ़ते हो। और फिर लास्ट सेक्शन होता है विविध प्लस समसामयिकी प्लस मैपिंग। विविध कुछ होता सच एज नहीं है ज्योग्राफी में, यहां पढ़ते हुए आते हैं तो विविध जैसा एक हम टॉपिक ऐड कर लेते हैं, कोई चीज अगर आपको एक्स्ट्रा जाननी हो उसके लिए। बाकी समसामयिकी और मैपिंग यही इसका जो है मेजर एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है। सो ये हैं मेजर 8 अध्याय जो आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के केस में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको यह बात क्लियर है। अब आइए जरा इस सिलेबस को डिकोड करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसका सिलेबस कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट एवर टॉपिक होता है इस भू आकृति विज्ञान। याद रखिए, भू आकृति विज्ञान के केस में दिस इज द थिंग जो आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल को और भी ज्यादा डायनेमिक बनाती है।
कैसे? तो जरा देखिए, सबसे पहले तो इसका वो सेक्शन स्टार्ट होता है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे भू आकृति के विकास को नियंत्रित करने वाले जो है वो कारक, जिसमें सबसे पहले आप अंतर्जात बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ते हो, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ते हो। ये जानते हो कि एग्जैक्टली ये फोर्सेस कैसे काम करते हैं, कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ। यहां आप समझते हो कि पृथ्वी का जो उद्विकास है ये कैसे हुआ था, कैसे पृथ्वी एक जलते हुए आग के गोले से जो है वो ठोस हुई, इसमें संकुचन हुआ, इससे गैसेस बाहर निकली, एक वायुमंडल बना और वो वायुमंडल जहरीला था। आपको जानकर यहां बहुत आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के भूपर पट्टी के उद्विकास में आप पढ़ते हो कि एक समय था पृथ्वी पर जब पृथ्वी के जो महासागर थे ये अम्लीय थे, नो, ये लवणीय थे, नो, ये अम्लीय हुआ करते थे। अर्थात ओशंस इनिशियली वॉज नॉट सलाइन, ये पहले खारे नहीं थे, ये पहले अम्लीय प्रकृति के थे। और इवन आप ये भी जानेंगे कि जब ये महासागर बने और बनकर ये अम्लीय से लवणीय अर्थात खारे हो रहे थे, उसकी प्रोसेस में डियर ये महासागर पूरी तरह से येलो हो गए थे। अर्थात पृथ्वी जो है वो भूपर पट्टी के विकास क्रम में आप पढ़ेंगे कि एक समय पर नीले ग्रह से पहले कुछ समय के लिए पीला ग्रह भी बनी थी और तब जाकर पृथ्वी के महासागर खारे हुए। अब क्या कनेक्शन है पृथ्वी के नीले होने और सागरों के लवणीय होने के मध्य? कनेक्शन आप यहां पर ऑप्शन में इसे बहुत डिटेल से पढ़ते हो। फिर आप इसके बाद देखोगे कि भूचुंबकत्व क्या होता है, पराचुंबकत्व क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं और इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कनेक्शन क्या है। यहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आप इन बैचेस में आएंगे कि एग्जैक्टली पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण, अगर मैं आपसे पूछूं, एक सामान्य विद्यार्थी जो जीएस की तैयारी कर रहा हो, अगर मैं उससे पूछूं कि पृथ्वी पर जीवन का कारण क्या है, तो उसका बेशक उत्तर होगा कि सर नासा ढूंढ रहा है मंगल ग्रह में पानी, तो उसका एक बड़ा कारण होगा कि भाई जल पृथ्वी पर है। मे भी आप में से किसी का जो है आंसर होगा कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण जो है वो वायुमंडल है। डियर, दिस इज रॉन्ग। मेक श्योर कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण जल या वायु नहीं है। 5100 किलोमीटर की गहराई में, 2900 से 5100 किलोमीटर की गहराई के बीच में उपस्थित मैग्मा, जो मोल्टन अर्थात पिघली हुई अवस्था में है, उस मैग्मा के घूमने के कारण बेसिकली आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी पर जीवन है। जी हां, अगर मैं आपको समझाऊं तो ध्यान से देखिए। इस तरीके से यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में यह हमारा जो है वो आंतरिक कोर वाला हिस्सा है, थोड़ा मैंने बड़ा कर बनाया है। ये हमारा आंतरिक कोर है और डियर यहां पर मैग्मा उपस्थित है जो इस प्रकार से रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेटिंग मैग्मा है, इस मैग्मा के रोटेशन से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेता है। आप पाओगे कि हम यहां डिटेल में पढ़ेंगे कि यह पृथ्वी का बाह्य कोर है और यह पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, यह वाला हिस्सा है। और अब समझिएगा, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के केस में जो बाह्य कोर का हिस्सा है यह पिघली हुई अवस्था में और यह बेसिकली रोटेट करता है। अर्थ घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो यह अंदर का गोला घूमता है पूर्व से पश्चिम, और ये जो बाकी का तरल पदार्थ है यह रोटेट करता रहता है। और इसके रोटेशन से यहां पर पृथ्वी का एक आयन मंडल बनता है। पृथ्वी के चारों ओर हमें आयन दिखाई देते हैं और फ्लेमिंगो के नियम से हम सभी को पता है कि डियर जिसका आयन होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और ऐसे पृथ्वी का जो है वो चुंबकीय क्षेत्र जन्म लेता है। और डियर एक सच बात बताऊं तो जैसे संतरे से छिलका उतार लिया जाता है, ऐसे सूर्य से आने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसे हम सौर ज्वालाएं कहते हैं। बेसिकली ये सूर्य है और सूर्य से निकलती हैं सौर ज्वालाएं। फाइन, इस तरीके से सूर्य से जो है वो सौर ज्वालाओं का जन्म होता है। और डियर ये सौर ज्वालाएं हमारी पृथ्वी से, जैसा मैंने कहा कि जैसे आप जस्ट अ सेकेंड, जैसे आप संतरे से छिलका उतार देते हैं, कुछ उस प्रकार से पृथ्वी का मासूम सा वायुमंडल इन सौर ज्वालाओं के, ये सौर ज्वालाएं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और ये सूर्य में आने वाले 11 वर्षीय तूफान के कारण जन्म लेते हैं। हर 11 वर्ष में सूर्य में चलने वाले जो तूफान है इनकी तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। ये सौर तूफान बेसिकली इंटेंसिफाई होते हैं
और ये 11वें वर्ष अपने पीक पर होते हैं और यही कारण है कि सौर ज्वालाएं जो है वो पृथ्वी पर इतनी तीव्रता से पहुंचती हैं। और इन सौर ज्वालाओं के विरुद्ध आपको दिखाई देगा कि पृथ्वी के आंतरिक कोर से संलग्न बाह्य कोर के हिस्से में उपस्थित जो मैग्मा है उसके रोटेशन के कारण जन्म लेती है हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सौर ज्वालाएं हमारे वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाती। मानकर चलिए कि अगर ये सौर ज्वालाएं यहां नहीं होती, अगर ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहां नहीं होता, तो सौर ज्वालाएं हमारे वायुमंडल को कब का हटा लेती। और अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का जलमंडल भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, हमारे पास पानी इसलिए है क्योंकि पानी हवा में है, हवा में संघनन होता है, मेघ बनते हैं, वर्षा होती है। अब अगर वायुमंडल ही नहीं होता तो काहे का जलमंडल। तो याद रखिए कि हम भूचुंबकत्व के सिद्धांत में इससे संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। भूचुंबकत्व में हम यह भी पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। आप देखिए अभी से कुछ समय पहले का करंट अफेयर है कि पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी का चेंज हो रहा है और पृथ्वी के डियर चुंबकीय क्षेत्र या ध्रुव के खिसकने से भारत में प्रवासी पक्षियों की संख्या कम या ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये प्रवासी पक्षी जो है वो इन्हीं चुंबकीय तरंगों को महसूस करते हुए अपना रास्ता निर्धारित करते हैं। अब अगर आने वाले समय में यूपीएससी आपसे पूछ ले कि भाई अचानक से भारत में प्रवासी पक्षियों की संख्या 30% बढ़ या घट क्यों गई है, तो उसका कारण केवल ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज नहीं है या वेटलैंड्स का खत्म होना नहीं है। इसके पीछे का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होता है। और इसलिए कहते हैं कि जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल होता है उसका जो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट है जीएस का वो क्रिस्टल क्लियर, सुपर सॉलिड और मेटल हार्ड होता है। फाइन, मतलब दिस इज अ थिंग जो आपके पूरे यूपीएससी की जर्नी को असिस्ट करती है। क्लियर? तो ये आप जो है भूचुंबकत्व के सिद्धांत में समझते हो कि कैसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बना था और कैसे ये चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है। मैं तो केवल अभी एक एग्जांपल लिया है, इसके एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। जीएस में आप पढ़ते होंगे कि भाई पृथ्वी पर जो अरोरा लाइट्स है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरियोलिस, फाइन, जो हमें यहां दिखाई देती है, आप जीएस में पढ़ते हैं कि यहां उपस्थित होती है, वास्तविकता में पूरे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित होती है। ये जो ध्रुवीय लाइटें हैं ये हमें पृथ्वी में हर जगह नहीं, ध्रुवों पर दिखती हैं, क्योंकि यहीं पर वो स्पार्किंग होती है जो पृथ्वी के पास हो। ये स्पार्किंग क्यों हो रही है? क्योंकि सूर्य से आने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में क्लैश कर रहे हैं। और ये क्लैशिंग जब एकदम कम ऊंचाई पर होती है तो हमें धरातल से दिखाई देने लगती है। यहां से तरंगें निकल रही होती हैं, इसलिए यहां पर स्पष्ट दिखाई देती है। और जमीन पर अभी बताया गया कि लद्दाख वाले क्षेत्र में ये ध्रुवीय जो लाइटें हैं दिखाई दी। ये न्यूज थी, सभी ने इसको कवर करा, रीड करा, बट ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका होता है उसे पहले से पता होता है इसके बारे में कि सूर्य में तूफान आता है और ये सौर ज्वालाएं बहुत जोर से जब एंटर करती हैं तो कई बार ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को पार करके अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर हैं, हमें इस प्रकार से इसे देखना है। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहां आप आ जाएं, इसके बाद आप जो है भू अभिनेतियां पढ़ते हैं, ये एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होती है। महाद्वीपीय जो महाद्वीप हैं इनका विस्थापन पढ़ते हैं, इसके विस्थापन के कारण पढ़ते हैं। यहां आप अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे जहां उन्होंने समझाया था कि पृथ्वी पर इतनी सारी डिसकंटिन्यूटीज हैं। आप देखेंगे इसमें कि अल्फ्रेड वेगनर ने 170 साक्ष्य दिए थे कि इस दुनिया में कई चीजें वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। वो डायनासोर जिसका जीवाश्म, आप इमेजिन करिए, वो डायनासोर जिसका जीवाश्म हमें साइबेरिया और अलास्का में मिल रहा है। डियर, वो डायनासोर कोल्ड ब्लडेड था, उसका रक्त ठंडा था, इसे दिन में 12 घंटे धूप की आवश्यकता थी। ये कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज होती हैं, ये ठंडे इलाके में जीवित ही नहीं रह सकती, ये एकदम गर्म क्षेत्र में रहती हैं, उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में रहती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डायनासोर का पहला अंडा और पहला जीवाश्म ही हमें स्विट्जरलैंड में मिला जहां एवरेज एनुअल टेम्परेचर वॉज लो। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ऐसा जीव जो कि कोल्ड ब्लडेड होता है ये और इसके जीवाश्म हमें साइबेरिया, अलास्का, यूरोप और इवन हमें बेहद हिमाच्छादित क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। ये हैं, इसका सबसे बड़ा कारण इज महाद्वीप विस्थापित हुए होंगे। ये जीव जब उस जमीन में रह रहे थे
तब के समय वहां पर वैसी जलवायु नहीं थी जैसी आज है। अर्थात साइबेरिया का क्षेत्र पहले एक पूरी तरह से मैदान था, और यह अभी का करंट अफेयर है। ऑप्शन में आप इस गहराई से पढ़ते हैं महाद्वीपों का विस्थापन, और जब आप इसी को देखेंगे तो अभी से 4 महीने पहले की या 6 महीने पहले की खबर है कि भाई जो साइबेरिया है वहां पर 1-1.5 साल से बर्फ के अंदर आग जल रही है। इसे कहा गया कि ज़ॉम्बी फायर थी। आप बताइए ज़ॉम्बी फायर क्या होती है? ज़ॉम्बी फायर वो फायर है जो बर्फ की परत के नीचे जो घास है उसके जलने से बनती है, और ये घास आई तो आई कहां से? वास्तविकता में केवल 5000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लाखों साल पहले ऐसा था। केवल 5000 साल पहले जो साइबेरिया का क्षेत्र था यह पूरी तरह से घास का मैदान था। फिर ऐसा क्या हुआ कि हिमाच्छादित हुआ? क्या ऐसा कोई कनेक्शन महाद्वीपों के विस्थापन से है या फिर हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल है? आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। साथ ही आप इसके सिद्धांत में पढ़ेंगे कि भाई भारत के राजस्थान वाले एरिया में जहां 5000 साल के ज्ञात इतिहास से हमें पता है कि भाई यह स्थान पूरी तरह से मरुस्थल है। आपको ऋग्वेद में इसके साक्ष्य मिलते हैं दैट राजस्थान का एरिया एक मरुभूमि है। फिर कैसे संभव है कि इस मरुभूमि के क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां आप रेत हटाकर देखें अगर राजस्थान की, तो आपको दिखाई देगा कि वो क्षेत्र वास्तविकता में एक सागर का हिस्सा था। डिटेल से जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां केस स्टडी में बताऊंगा कि राजस्थान का एक गांव था जो पूरी की पूरा गांव एक लॉबस्टर के कंकाल के ऊपर जो है बसा हुआ था। ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इतना विशाल काय लॉबस्टर हुआ करते थे। अगर आप डिटेल से पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जुरैसिक काल के पहले, फाइन, जब आर्कियोप्टेरस रहा करते थे पृथ्वी पर, अर्थात वो जीव जो डायनासोर के थोड़े पूर्वज थे, फाइन, ये ट्रियासिक काल की बात है। उस समय विशाल काय लॉबस्टर हुआ करते थे, और ये लॉबस्टर एक सागर में रहते थे, और वो सागर बेसिकली हमारे राजस्थान की भूमि पर ही था, और इसकी हड्डियां आज भी हमें मिलती हैं राजस्थान में। यह कैसे संभव है कि यह एरिया इसी प्रकार का हमेशा से रहा हो? ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेगनर ने प्रस्तुत करे थे। इन्हें डिटेल से आप पढ़ते हो महाद्वीपों के विस्थापन के केस में। यहां पर आप प्लेट विवर्तनीकरण का सिद्धांत पढ़ते हो, और साथ ही जो पर्वतों का निर्माण है अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति है उसके संबंध में अभिनव विचार पढ़ते हैं, विच इज माई नेम ऑल्सो, फाइन। सो अभिनव विचार क्या होते हैं? यानी कि नए विचार, फाइन। सो याद रखिए इसमें आप पढ़ेंगे कि पुराने विचार क्या हैं। सबसे पहले आप समझोगे कि एग्जैक्टली जो ओल्ड थॉट थे वो क्या थे। तब के केस में आप समझ पाएंगे कि पहले ज्योग्राफर्स को समझ नहीं आ रहा था कि डियर ये दुनिया में सारे पर्वत एक साथ बने थे या अलग अलग बने थे, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन था? अब इस प्रकार की स्थिति में आप पाओगे कि आप इसमें सेगमेंटल मैनर में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं तो इस तरीके से आप देखें, आप पाएंगे कि यह है हमारा भारत। यहां आपको एक पर्वत दिखाई देगा जो बिल्कुल अभी बना है बाय द नेम ऑफ हिमालय। इसके बिल्कुल बाजू में यहां आपको गारो घासी जैंता मिलेगा जो दुनिया के सबसे पुराने स्थलखंड का हिस्सा है। यहां आपको हिमालय दिखेगा, और यहां आपको पश्चिमी घाट दिखेगा। सो आप इमेजिन कीजिए यह पश्चिमी घाट है। आप इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड के सबसे पुराने पर्वत, सबसे नया पर्वत भारत में एक साथ उपस्थित है। यह है अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। पृथ्वी जब जलता हुआ आग का गोला थी, डियर, ये वो माउंटेन है जो उस समय भी उपस्थित था। पृथ्वी के सबसे पुराने पर्वतों में से एक अरावली, और अरावली के बिल्कुल सामने आपको दिखाई देगा हिमालय, जो दुनिया में सबसे अंत में बने पर्वतों में से एक है। इसलिए कहते हैं दैट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर्स। किसी भी अन्य देश के भूगोल से भारत का भूगोल ज्यादा विविधतापूर्ण है और बेहद इंटरेस्टिंग है। पूरी की पूरी दिल्ली अरावली पर बसी हुई है। दिल्ली रिज जिसे आप कहते हो, जहां प्रेसिडेंट हाउस या मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा मंदिर, बोले तो पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, यह सब कुछ जिसमें बसा है वो वास्तव में आर्कियन काल की वो चट्टानें हैं जिसे पृथ्वी अपने 4 बिलियन के इतिहास में नहीं तोड़ पाई। वो अंतर्जात बहिर्जात बल, एंडो और एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसने अर्थ में कई जगह पर ह्यूज माउंटेन्स और डीप वैलीज बना दी, वो सारे फोर्सेस मिलकर भी जिस पर्वत को नहीं हटा पाए, उस पर्वत पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा लीडर
और सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हैं। वाई? बिकॉज एवरीवन नोज कुछ भी हो जाए, इस नेचर में अभी तक कोई ऐसी पावर नहीं है जो अरावली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाए। इसीलिए सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेंपल आपको उस स्थान पर दिखाई देगा। समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग, जो आप आगे सीखोगे। फाइन। इसके बाद आप पढ़ोगे ज्वालामुखीता के बारे में। कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में और भू आकृतिक चक्रों के बारे में। इसमें आप जो है भू आकृतिक चक्रों में अनाच्छादन और इसका कालाक्रम जो है कालानुक्रम देखोगे। फिर जलमार्ग आकारिकी, जरा इसे रोक देते हैं, यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेगमेंट जरा ध्यान से देखिएगा। इस सेगमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हो? इसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे ज्वालामुखीता के बारे में। आइए जरा मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो यहां देखिए, आप पाओगे ये जो पोर्शन है ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहां आपको दिखाई देगा ये साउथ ईस्ट एशिया है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस का क्षेत्र, उसके पश्चात चाइना का क्षेत्र है। ध्यान से देखिए, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। यहां आपको जो है वो सुमात्रा दिखाई देगा, ये कुल मिला के पूरा इंडोनेशिया का आर्क ऑफ आइलैंड है। यहां आपको बाली दिखाई देगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बोर्नियो। यहां आपको जो है वो फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स दिखाई देंगे, दिस इज लाइक फिलीपींस के आइलैंड्स। और इसके ऊपर जाएंगे तो देन आपको ताइवान वाला क्षेत्र पूरा दिखाई देगा। अब जरा नोटिस कीजिए, यहां आपको इस पूरे ही क्षेत्र में एन नंबर ऑफ विविधताएं दिखाई देंगी। यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये सुमात्रा द्वीप है। फाइन। क्या जानते हैं आप इस सुमात्रा द्वीप के बारे में? आप यहां पाओगे, जब आप ऑप्शनल वगैरह डीपली पढ़ेंगे तो ये पूरा पोर्शन वियतनाम है, यहां आपको कंबोडिया दिखाई देगा। इस तरीके से जो पोर्शन है ये पूरा जो है वो म्यांमार का पोर्शन है। यहां आपको जो थाईलैंड दिखाई देगा और इसके अलावा इस पोर्शन में आपको दिखाई देगा कि ये बेसिकली है लाओस और इसके ऊपर आपको चाइना दिखेगा, नीचे आपको मलेशिया दिखेगा। सो इस प्रकार से यहां डेंसली जो है लोकेटेड देश है। और वास्तविकता में सुमात्रा एरिया में आप पाएंगे कि वर्ल्ड का एक समय का सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इस उद्गार को हम जो नाम है उसे कहा जाता है टोबा वॉल्केनिक इरप्शन, टोबा ज्वालामुखी। और यह जो ज्वालामुखी था डियर, आप पाओगे कि इसमें जिस समय इरप्शन हुआ इससे पूरे के पूरे मानव, जो लगभग आज के समय आपको दिखाई देता है 800 करोड़ की संख्या में, उस समय जितने भी वानर उस समय हुआ करते थे, सारे के सारे वानर्स को टोबा ज्वालामुखी के उद्गार ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। केवल 5 से 10 हजार बंदर ही शेष बचे थे। और इसका कारण था, इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद आया हिमयुग। वास्तविकता में टोबा ज्वालामुखी जो सुमात्रा द्वीप में था, इसमें मैसिव इरप्शन हुआ और इस इरप्शन से निकली हुई धूल और राख के कण जो है हमारी पृथ्वी के, इस प्रकार से अगर मैं बताऊं तो ऊपरी वायुमंडल तक चले गए। यह हमारी पृथ्वी है, ज्वालामुखी में उद्गार हुआ तो इस उद्गार के पश्चात निकली धूल और राख के कण जो है वो इंडोनेशिया वाले पोर्शन से धीरे धीरे कर हमारे ऊपरी वायुमंडल तक पहुंच गए। और जब ये ऊपरी वायुमंडल तक पहुंचे तो इन्होंने सूर्य से आने वाला जो प्रकाश था, अर्थात जो सनलाइट थी, इसे ब्लॉक कर दिया। और इसे ब्लॉक करने के कारण पृथ्वी पर आइस एज आ गया। आइस एज का मतलब है पृथ्वी पर हिमयुग आ गया। और हिमयुग जैसे जैसे ये धूल और राख के कण आगे बढ़ रहे थे, ये हिमयुग भी आगे बढ़ रहा था। और इंडोनेशिया के क्षेत्र में जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इससे जो आइस एज ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ, उससे हमारे पूर्वज भागे। और हमारे वो पूर्वज जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे, सबसे ज्यादा फिट थे, ना ही आकार में बहुत बड़े ना ही आकार में बहुत छोटे, ये हमारे पूर्वज बेसिकली माइग्रेट कर पाए यहां से सबसे ज्यादा। और जो अंत में जीवित रह पाए अफ्रीका की रिफ्ट वैली में, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। यह अफ्रीका का एरिया है और यहां पर अफ्रीका में आपको रिफ्ट वैली दिखेगी। और अफ्रीका की इस रिफ्ट वैली में, इस भ्रंश घाटी में हमारे जो पूर्वज पहुंच पाए वो केवल संख्या में 5 या 10 हजार थे। और ये 5 या 10 हजार हमारे जो पूर्वज थे, इन्हीं 10 हजार वानरों की ये 800 करोड़ संतानें हैं। अर्थात 800 करोड़ की जनसंख्या और केवल 10 हजार वानर। अगर मैं ऐसा बोलना स्टार्ट करूं कि मेरे पिताजी या उनके पिताजी, ऐसा करते हुए मैं जाऊं तो लास्टली मैं पहुंचूंगा कि भाई हम सभी और एक बड़ी जनसंख्या केवल एक वानर की संतान है। और यही कारण है
कि आप यहां से पढ़ेंगे कि मानव के आनुवंशिकी में 99.9% की समरूपता है। वी आर कॉमन 99.9%, अर्थात 99.9% हम पूरी तरह से कॉमन है। और यही एक कारण है कि मानव के अंत के लिए कहा जाता है कि हम अपनी आनुवंशिकी में अपना अंत लिखाकर आए हैं। कारण यह है कि हमारे गुणधर्म 99.9% एक जैसे हैं। अगर कोई वायरस मुझे प्रभावित कर सकता है तो डियर वही बीमारी अफ्रीका में बुशमैन जो कालाहारी मरुस्थल में रहता है उसे, और वो ट्राइब जो साइबेरिया या अलास्का के क्षेत्र में बर्फ का घर बनाकर रहती है, एस्किमो उसका नाम है, वो ट्राइब, इन सभी को वो समान रूप से प्रभावित कर सकता है। केवल एक वायरस, केवल एक बीमारी और पूरी दुनिया से मानव की समाप्ति। एंड वेलकम, आप जाकर चेक करें, अभी से कुछ समय पहले की न्यूज है, लगभग 2 या 2.5 महीने पहले की, कि हमारा जो हिमालय का तिब्बतियन एरिया है वहां पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ड्रिल करा जमीन में, और बर्फ में जिस समय वो ड्रिल कर रहे थे दे फाउंडेड कि इस बर्फ के नीचे 1700 नए वायरसेस हैं जिसके बारे में मानव जानता ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बेसिकली मानव को खतरा ही क्या है? भाई अगर हिमनद पिघल जाएंगे तो हिमनद के पिघलने से सागर का स्तर बढ़ेगा, और सागर का स्तर बढ़ने से हमारे महाद्वीप का 15 या 20% पार्ट डूब जाएगा। तो क्या इतना ही प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की? देन आंसर इज नो। याद रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक डाइवर्स इफेक्ट यह होगा कि वो वायरसेस जो 1000 या 10,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर उपस्थित थे, जिनकी इम्यूनिटी हमारे अंदर उपस्थित नहीं है, वो वायरसेस आज भी जिंदा हैं पृथ्वी पर डियर वो वायरसेस पृथ्वी में जिंदा कहां हैं? तो वो वायरसेस हैं हमारे हिमनदों में, पृथ्वी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा फैलाया गया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अंततः इन वायरसेस को फिर से जन्म देगा, क्योंकि जैसे जैसे हिमनद पिघलेंगे ये वायरसेस एंटर करेंगे सागरों में, सागरों से होते हुए ये मानव के शरीर तक आएंगे, और देखिए फिर कैसे स्टार्ट होता है एक कैटास्ट्रॉफिक बिहेवियर। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अ थिंग जो सागरों के स्तर को बढ़ा रही है। जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो आप इस गहराई से भी अंदर जाते हैं, तो इज लाइक अ पीनट, मैंने बहुत सतही तौर पर यह समझाया कि ऐसा होता है। इससे बहुत ज्यादा गहराई में आप ऑप्शनल में पढ़ेंगे, जहां आप जानेंगे कि इसके कारण जो है वो क्या क्या इंपैक्ट आता है, राइट? तो इसे आप पूरी गहराई के साथ समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन होती हैं, जैसे आप यहां पर एक और, जैसे मैं अगर बताऊं तो इसी ज्वालामुखी उद्गार के कारण, एक उद्गार यह था जिससे हमारे पूरे पूर्वज खत्म हो गए, और ऐसे ही एक उद्गार यहां पर और भी उपस्थित है, जिसे यहां पर अभी टोबा ज्वालामुखी था, यह इतनी जोर से बच्चों फटा था कि इसके कारण उस स्थान पर पूरा डिप्रेशन बन गया था। आप पाओगे कि इसी स्थान पर एक और ज्वालामुखी है बाय द नेम ऑफ क्रांकाताओ, और यह जो क्रांकाताओ ज्वालामुखी है ये बेसिकली, अगर इसमें एक्सप्लोजन होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि यह ज्वालामुखी है, और यह तो अच्छी बात है कि यह ज्वालामुखी सागर में है, जमीन पर होता तो वहां शायद मानव अधिवास करना मुश्किल होता। आप पाओगे यह मेन ज्वालामुखी है, और इससे संलग्न यहां एक और आपको ज्वालामुखी दिखाई देगा, इसे कहते हैं पैरासाइट वोल्केनो या परजीवी ज्वालामुखी। यह क्रांकाताओ ज्वालामुखी आप पाओगे जिस स्थान पर उपस्थित है वहां पर असल इस विस्फोट इसमें 1983 में हुआ था, और जब यह विस्फोट हुआ था बच्चों ये अपनी पूरी तीव्रता से नहीं फटा था। अगर मैं बात करूं तो इस वाले ज्वालामुखी में सन 2004-7 में विस्फोट हुआ था, फाइन, और इसके कारण ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई थी। आप पाएंगे कि यह जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और इस वॉल्केनिक इरप्शन का क्या परिणाम था? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्रांकाताओ फटा था, क्रांकाताओ के ऊपर उगा परजीवी ज्वालामुखी फटा था, और यह जो परजीवी ज्वालामुखी था या पैरासाइट वोल्केनो था, इसमें जब जो है वो एक्सप्लोजन हुआ तो उससे हमारा दक्षिणतम बिंदु, दिस इज कॉल्ड एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और यहां पर उपस्थित है हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूरी तरह से सबमर्ज हो गया।
अंडमान निकोबार आइलैंड्स अपने स्थान से कुछ मीटर आगे शिफ्ट हो गए। अरे छोड़िए भाई, इधर पे पूरे के पूरे म्यांमार की प्लेट आगे शिफ्ट हो गई और हमें एक जानकारी मिली कि डियर, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक छोटी प्लेट और भी है। आप अक्सर जीएस में से नहीं पढ़ते, बट जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो और भी गहराई से जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में यहां पर एक और प्लेट है विच इज कॉल्ड एज बर्मिस प्लेट, और यह प्लेट आगे शिफ्ट हो गई। और इवन फिर आप यहां केस स्टडी के फॉर्म में पढ़ते हैं कि यहां पर इस प्लेट के शिफ्ट होने से कई के कई गांव बेसिकली जमीन के अंदर चले गए, सारे के सारे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गए। आप इमेजिन करिए कि यह स्थिति थी कि म्यांमार आगे शिफ्ट हुआ, अंडमान निकोबार आगे शिफ्ट हुए, हमारा दक्षिणतम बिंदु पानी के अंदर चला गया और आज तक बाहर नहीं आया है। और इवन भारत में आप इस प्रकार से देखोगे कि यह इंडिया है और यहां आपको जो है श्रीलंका दिखाई देगा, और यह जो एरिया है यह रामेश्वरम है। फाइन। और रामेश्वरम आइलैंड में, रामेश्वरम बेसिकली पबन द्वीप में आता है, यह पूरा का पूरा उजड़ गया था। इतना जोरदार फ्लड थी और सुनामी थी। और इवन अगर मैं आपको बताऊं तो इस कंडीशन में अर्थ पर भी इंपैक्ट आया था और केवल पैरासाइट, छोटा ज्वालामुखी फटा था, मतलब एक ज्वालामुखी के ऊपर उगा ज्वालामुखी फटा था। और इससे अर्थ इतनी अनस्टेबल हुई कि अपने ही अक्ष पर जंप और बाउंस हुई थी, मतलब अपने ही अक्ष पर पृथ्वी जो है ऊपर और नीचे हुई थी। हमारे दिन की अवधि कुछ नैनो सेकंड से कम हो गई थी। इतना मैसिव इंपैक्ट था इस क्रांकाताओ का, और क्रांकाताओ कुछ नहीं था टोबा ज्वालामुखी के सामने। और ये दोनों ही ज्वालामुखी मध्यम आकार के ज्वालामुखी हैं। डियर, इससे और भी मैसिव वोल्केनोस पृथ्वी में प्रेजेंट हैं। और इवन मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यह है अफ्रीका। फाइन। यहां से आप चलते हुए जाओगे तो यहां आपको अरब का प्रायद्वीप दिखाई देगा, यह हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, साउथ ईस्ट एशिया है, यह आपको जापान कोरिया वाला पोर्शन दिखेगा, और यह कामचटका का पोर्शन था। यह साइबेरिया का एरिया है, यहां से आपको जो है ये ग्रीस, इस स्थान पर इटली, और यहां से चलते हुए जाएंगे तो यह पोर्शन हो गया हमारा कंप्लीट। फाइन। अब जरा देखें, यह जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ता है यह है क्रांकाताओ, नो सॉरी, यह है कामचटका का प्रायद्वीप। और कामचटका के प्रायद्वीप में यहां पर एक ज्वालामुखी अभी डिस्कवर हुआ है। आप देखें कि सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग हो तो डियर आप रिवॉल्यूशनरी मैनर में अपने पूरी तैयारी को ट्रिगर कर सकते हो। देखिए कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और अगर आपका ये सब्जेक्ट हो तो आपके प्री में इसका कितना ज्यादा इंफ्लुएंस होगा। फाइन। यहां पर अभी से कुछ समय पहले एक ज्वालामुखी डिस्कवर हुआ जिसका नाम था ज्वारित्स्की। फाइन। यह ज्वालामुखी 1831 में फटा था, और इसके फटने पर यहां सामने स्थित है ग्रीनलैंड। यहां की बर्फ के अंदर वैज्ञानिकों को एक साक्ष्य मिला कि वास्तविकता में यह जो ग्रीनलैंड है, यहां पर जो हिम जमी है उसके अंदर सल्फर के एविडेंसेस हैं, और ये सल्फर के एविडेंसेस आए कहां से, तो ये ज्वारित्स्की फटा था। और जिस समय ज्वारित्स्की फटा था तो डियर उस समय पर इस तरीके से अगर मैं कहूं तो यह हमारी भूमध्य रेखा है, और यह हमारा एशिया है, यह हमारा यूरोप है, यह अफ्रीका है, और यह पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। इस पूरे ही पोर्शन का जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर था वो पूरी एक सदी के लिए, लगभग 100 वर्षों के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था। इतना मैसिव वोल्केनिक इरप्शन था ज्वारित्स्की का, और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखीता के अंदर आप पढ़ते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर मैं सिर्फ इसे समझाने का प्रयास करूं तो यह बहुत सारा सिलेबस होगा। तो ये चीजें आप ज्वालामुखीता में पढ़ते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें आगे आप और भी, ये सारे भूदृश्य बनाते हैं, अलग अलग जो है अनाच्छादन और कालानुक्रम होता है। अब यहां पर देखिए, यहां एक और शब्द लिखा हुआ है अनाच्छादन और इसका कालानुक्रम।
यहां आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे कई वैज्ञानिकों के बारे में। मैं बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझाऊं तो अगर सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति हुआ करते थे चार्ल्स डार्विन नाम से। चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने लिखा था कि जीवों का उद्विकास हुआ है। अर्थात चार्ल्स डार्विन वाज अ पर्सन जिन्होंने प्रपोज करा था कि दुनिया में जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर से बनकर आए हों। वास्तविकता में जो जीव हैं ये पहले के पुराने जीवों का विकसित रूप है। दे आर एडवांस वर्जन ऑफ ओल्ड स्पीशीज, राइट। अब इस बात को समझिए कि ये जो जीव हैं इनका उद्विकास हुआ है, तो चार्ल्स डार्विन से प्रभावित थे W.M. डेविस। और डेविस ने कहा कि जैसे जीवों का उद्विकास हुआ है, एग्जैक्टली वैसे ही स्थलाकृतियों का भी विकास हुआ है। पहले हर जगह आपको मैदान दिखा करते थे, समय के साथ उन मैदानों में वलन बना तो पर्वत बन गए, और पर्वतों से वलन की क्रिया के द्वारा जो है विशालकाय पर्वत बन गए। पर्वत, पठार, मैदान, ये सब कुछ का उद्विकास हुआ है। और समय के साथ यह उद्विकास का अंतिम चरण यह होगा कि सारे जो पर्वत हैं वो सपाट हो जाएंगे। दिस इज अ थिंग जिसे कहते हैं कि स्थलाकृतियों का उद्विकास हुआ है। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय W.M. डेविस। बट द थिंग इज, ऐसा है नहीं। दुनिया में सारे पर्वत एक समय पर सपाट नहीं हो सकते, और इस चीज को सिद्ध करा पैंक ने। यहां पैंक आएंगे और फिर वो अनाच्छादन का कालानुक्रम समझाएंगे कि नहीं भाई, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। अगर कोई बल प्रकृति में पहाड़ बनाता है और कोई बल उस पहाड़ का अपर्दन करके उसे सपाट करता है, तो ये दोनों चीजें कभी खत्म नहीं होंगी। बल बनाते रहेंगे और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस उसे खत्म करते रहेंगे, और ये दोनों समानांतर रूप से चलता रहेगा। पैंक। और यहां बहुत जो है आश्चर्य के साथ जानेंगे कि W.M. डेविस ने 84 वर्ष की उम्र में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करा था, लेकिन जो वॉल्टर पैंक थे उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में ही अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बहुत अच्छा सिद्धांत होने के बाद भी यह प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि असमय ही जो वॉल्टर पैंक है उनकी मृत्यु हो गई। और इनका लिखा हुआ सिद्धांत जर्मन भाषा में इन्होंने लिखा था और उसका गलत अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया गया। सारे वैज्ञानिकों की लॉबी ने इसे जो है डिस्करेज करके हटा दिया। फिर इनके ही आगे चल के स्टूडेंट ने जो है वो पैंक के सिद्धांत का सही अनुवाद करा, और वास्तविकता में फादर फिगर हैं W.M. डेविस भू-आकृति विज्ञान के, क्योंकि इनके सिद्धांत को बहुत लंबे समय तक पढ़ाया गया, पर सही सिद्धांत दिया था वॉल्टर पैंक ने। पर बेचारे पर्सन की जो है वो डेथ हो गई थी कम एज में ही। और इसीलिए कहते हैं कि एक एक्सीडेंट थे जो W.M. डेविस है, उनका सिद्धांत इतना फेमस हुआ। और फिर आप ये भी पढ़ेंगे कि जो वॉल्टर पैंक का सिद्धांत है उसमें इतनी जटिलताएं कैसे हैं, कैसे वो सब पता लगा पाए। तो एक सच बात यह है कि तीसरी जनरेशन के साइंटिस्ट थे। जो पैंक थे उनके पिताजी, पैंक खुद जो है वो भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट थे, और पैंक के जो पिताजी थे वो ज्योग्राफर थे, और पैंक के जो दादाजी थे वो भी जियोलॉजिस्ट थे। अर्थात ये अपने परिवार में तीसरी जनरेशन के साइंटिस्ट थे। दैट्स व्हाई ही हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज। फाइन। और इसके कारण इनका सिद्धांत जो है वो काफी कम उम्र में ही काफी एडवांस मैनर में आया था। बट दुर्भाग्य, जैसा मैंने कहा कि W.M. डेविस का सिद्धांत को काउंटर करता हुआ सिद्धांत उतना फेमस हो नहीं पाया, क्योंकि इसका अंग्रेजी रूपांतरण गलत था। ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कालानुक्रम है अनाच्छादन का, उसमें। फिर आप जल आकारकी पढ़ेंगे, और जल आकारकी में आप जो है अपरदन पृष्ठों का विकास कैसे हुआ, और जो अन्य इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं आप उसे समझेंगे। भूविज्ञान और पर्यावरण क्या होता है उसे समझेंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि केवल जलवायु परिवर्तन एक सिंपल सा फिनोमिना नहीं है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। आई होप आपको भू आकृति विज्ञान का यह सिलेबस समझ में आया होगा। आने वाली क्लासेस में मैं पूरा डिकोड करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि भाई हमारा जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान ये किस प्रकार से ट्रिगर करता है। आप वेट कीजिएगा क्लासेस का, मैं सारे सिलेबस को लाइन दर लाइन जो है डिकोड करता जाऊंगा। अभी मैंने एक पोर्शन जो है वो डिकोड करा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से एक एक करते हुए सारी चीजों को, ये पूरा सिलेबस ऐसा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यहां भू आकृति विज्ञान समझाया या बताया तो आपको इंटरेस्ट आया हो तो कहीं आर्थिक भूगोल में आप बोर हो जाएं।
आप पाओगे इंडस्ट्रीज के लिए मैं समझाऊंगा कि विश्व में जो औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति के लिए क्यों कहा जाता है कि जलती हुई मशालों के द्वारा एक समय पर बुझाने का प्रयास करा गया था इस क्रांति को। आपने कई जगह देखा होगा कि जो लोग हैं वो उद्योगों को नष्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं तो नष्ट नहीं करना चाहता, तो मैं एक बात सच बताता हूं कि आप सभी को जो अरबपति करोड़पति लोग हैं वो ऐसे ही नजर आते हैं जैसे उन्होंने आपको लूटा हो। फाइन। बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर इंडस्ट्रीज को समझना, एग्रीकल्चर को समझना। 70 साल से सबसे ज्यादा पैसा खर्च करा गया एग्रीकल्चर पर फिर भी एग्रीकल्चर समय के साथ वीक ही हुआ। कुछ तो लॉजिकल चीज होगी। कृषि में हमने जो कुछ भी करा उसका अंतिम परिणाम या तो किसानों का सुसाइड रहा, या फिर बड़े स्तर पर लोगों को कैंसर रहा, डायबिटीज रहा, या फिर सामाजिक आर्थिक विषमताएं रहीं, बुर्का और पर्दा सिस्टम रहा। यह सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मैं आगे इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो है अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं बहुत डिटेल में। यह है हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच, ये संपूर्ण बैच है। संपूर्ण बैच 2 कैटेगरी में है, मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं, गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड बैच का मतलब है इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा और आपको जो है वो जो क्लास की पीपीटीज हैं और स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड करा जाएगा। प्लैटिनम बैच में आपको सबसे मेन सुविधा यह है कि इसमें आपको मेंटरशिप भी मिलेगी और मेंटरशिप के साथ साथ आपको जो है वो टेस्ट सीरीज में इसमें इंक्लूडेड की जाएगी। तो टेस्ट सीरीज जो कि वीकली टेस्ट के फॉर्म में होगी, साथ ही पूरा का पूरा कंटेंट और साथ में लेक्चर्स रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड भी होंगे और लाइव क्लासेस भी होंगे। मतलब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर तो हमेशा ही रहेंगे, साथ ही आप लाइव क्लास से पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। मतलब लाइव क्लास चलती रहेंगी, वो क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आती रहेंगी। ठीक है, डन। और साथ ही आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सब कुछ जस्ट बाय यूजिंग एके लाइव कोड। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, 14 फेब के बाद आप कितना भी ट्राई करेंगे तो शायद आप इसमें एडमिशन ना ले पाएं। तो कोशिश करें कि आप टाइमली इसमें एनरोल कर लें। और अगर आप यहां तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल विषय जरूर पसंद है। आप एक काम कर सकते हैं, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें ज्वाइन करके एक मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूंगा। या फिर abhinav.bohre studyIQ@studyIQ, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। सब्जेक्ट में पहले मेंशन कर दीजिएगा कि आपको किस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अच्छा, जाते जाते एक चीज और ध्यान रखिएगा कि स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम बैचेस हैं, संपूर्ण जो पूरी तैयारी कराते हैं एक्चुअली में प्री से लेकर इंटरव्यू तक की, ये बैचेस भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये स्टार्ट होता है इनका कॉस्ट 9,999 से, और यहां से लेकर आपको यहां तक के वेरिएंट इसके दिखाई देंगे, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। फाइन। जो सिल्वर है उसमें केवल रिकॉर्डेड क्लास और नोट्स मिलेंगे, जो गोल्ड है उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, मेंटरशिप और ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, और प्लेटिनम में आपको क्रैश कोर्स से लेकर सारी सुविधाएं जो आवश्यक है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को एग्जाम क्लियर करने के लिए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल स्टेप, आप यूज करें एके लाइव कोड का, और इस कोड के माध्यम से, इस कोड को पहली चीज तो अपने दिमाग पर सेटल डाउन कर लें, एके लाइव कोड, इस कोड के साथ ही आपको ज्वाइन करना है। ठीक, डन। बस इतना करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, लिंक दिया हुआ है, जाइए और जिस भी कोर्स में एनरोल करना है कर लीजिए। और ज्योग्राफी ऑप्शन में आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, या इन कोर्सेज में भी एनरोल करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में डियर मैं आप सभी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।